धन्यवाद। आज के संचालक महोदय, मंचासीन, आज के इस कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे मानव रक्षक इकबाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, उद्घाटक के रूप में रामदास उरांव जी, जो आपकी सेवानिवृत्त रेलवे विभाग रांची से, विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुष मंत्री कुंदन सिंह मुंडा जी, आप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष रांची, और मुख्य अतिथि के बीच में हम लोग के बीच में प्रोफेसर मेरी सोरेन जी, रांची विश्वविद्यालय खड़िया जनजाति विभाग जी, और यहाँ पर आए हुए अलग अलग सामाजिक संगठन से जो साथी आए हुए सभी साथियों को जोहार, जय गुरुवासी। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का यह कार्यक्रम यहाँ प्रमंडल स्तरीय हो रहा है, और यह कार्यक्रम भारत के अलग अलग राज्यों में लगाया गया है, और झारखंड के अंदर 16 और 17 तारीख का 2 डेट जो है ये प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम के संदर्भ में मिले थे, और 16 तारीख को देवघर में यह कार्यक्रम प्रमंडल स्तरीय जो कोल्हार और संथाल परगना का है वो संपन्न हुआ, जिसमें से बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC के लोग और कर्मचारी लोग उपस्थित थे। आज उस कार्यक्रम को करने के बाद 16 को हम लोग रात को 2 बजे करीब यहाँ रांची पहुंचे, और फिर आज 17 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित था। क्योंकि हमारे साथी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, और जैसा जानकारी मिला जो है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो त्यौहार है, तो उन्होंने पेपर में इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया कि सारे रास्ते बंद रहेंगे, रूट का डायवर्जन कर दिया गया है। तो जो हमारे अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि आने वाले लोग थे, उनको लगा कि अगर रास्ते ही बंद रहेंगे, गाड़ियां बंद रहेंगी, तो फिर हम लोग संख्या में वापस कैसे आ पाएंगे। तो इस वजह से हमारे साथी आना चाहते थे, लेकिन साधन का जो समस्या पैदा किया गया उसकी वजह से जो ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि जैसे सारा कुछ बंद रहेगा और केवल वहां पर मोर्चा इस तरह का निकलेगा उन लोग का, तो उसकी वजह से हमारे बीच काफी साथी नहीं आ पाए हैं। लेकिन साथी फिर भी जो साथी आए हैं, और जो बहुत सारी बातें हम लोग के बीच में आई हैं, तो वापस इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चला रहा है, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, यह जो संगठन है, जो उद्देश्य वापसी का है वही उद्देश्य राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का है। क्योंकि वापसी इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 89 आप शेड्यूल बनाए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर लोगों का, इंजीनियर लोगों का, प्रोफेसर लोगों का, विद्यार्थियों का और अलग अलग सामाजिक समूहों का। इसके साथ ही जो समानता को मानने वाले धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लिंगायत हो, सवर्ण हो, बुद्धिस्ट हो, इन सभी लोगों का भी प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया हुआ है, और इन सभी लोगों को एक साथ लेकर इस देश के अंदर जो 3.5% रिजर्वेशन ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, जिन्होंने इस देश के अंदर भारत का संविधान लागू होने के बावजूद इस देश में गैर बराबरी और अन्याय की व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जिस गुलामी की व्यवस्था को हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर हमको मुक्त कराया। संवैधानिक रूप से तो हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सामाजिक रूप से उनकी व्यवस्था अभी भी बरकरार है, अभी भी उन्होंने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जीने का अवसर नहीं छोड़ रहे। तो साथियों, इस देश के अंदर वापसी के द्वारा जो जागृति पैदा की जा रही है कि हमें हमारे समाज के अंदर नेतृत्व का निर्माण करना होगा, उसको जगाना होगा, क्योंकि आज हमारे हजारों समस्याएं हैं, लेकिन उन हजारों समस्याओं के लिए हमारे समाज में कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं। बात अभी पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में आई कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सही है, जो बात उन्होंने कही थी वो बात आज भी सार्थक हो रही है, आज भी प्रासंगिक है कि जिस अनुपात में जिस समाज के लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनको घर में रहने का अधिकार नहीं था, उनको एक वक्त के 1 रुपए की सैलरी का अवसर नहीं था, उस समाज को जब हमारे महापुरुषों ने, अनपढ़ महापुरुषों ने लड़ झगड़ कर हमको अधिकार दिलाया और संविधान की रचना हुई,
तो उस संविधान में हमको जो व्यवस्था मिली, जो अधिकार मिले, जिसकी वजह से हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो गए, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने लायक हो गए, समाज का प्रबंधन करने लायक हो गए, तो जिस अनुपात में हमको अवसर मिला, उस अनुपात में हमारे लोगों ने अपनी बुद्धि का, पैसे का, समय का, श्रम का, हुनर का समाजीकरण नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो परिणाम निकल के आ रहे हैं कि इस देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आज उनके और जो हमारा समाज जो गांव में रहता है, उनके बीच में दो खाई पैदा हो रही है। ये खाई पैदा हो रही है, और जब तक वो व्यवस्था में रहते हैं तो वो अपने समाज के लोगों को उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते जो देना चाहिए, तो उनके बीच में दूरियां पैदा हो जाती है। और हालात ये हो जाता है कि जब वो व्यवस्था से बाहर होते हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं, तो कोई उनको नहीं पूछता। तो ऐसा क्यों पैदा हो रहा है, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। तो साथियों, वामसिक इस देश में जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जागृति एकमात्र विकल्प है। हमें लोगों को जगाना होगा, जगाकर जोड़ना होगा, और जोड़ने से जो ताकत बनेगी, अगर हम ताकतवर हो जाते हैं तो हम अपने हर जुर्म और अन्याय का प्रतिकार करने लायक हो जाएंगे। तो वामसिक इस देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो अलग संगठन बनाकर लड़ रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है। आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग भी संगठन बनाकर अलग लड़ रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है। ओबीसी के भी कुछ लोग जागृत हुए तो उन्होंने भी अपना संगठन बनाकर पिटाई कर रहे हैं, उनकी भी पिटाई हो रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो अलग अलग धार्मिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जागृति की वजह से धार्मिक आधार पर संगठन बनाया और लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी पिटाई हो रही है, सभी की पिटाई हो रही है। इसका मतलब है कि आज अगर जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका अलग अलग पिटाई हो रहा है, तो आगे भी अगर वो अलग अलग लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आगे भी उनकी पिटाई होती रहेगी। तो मेश्राम साहब ने कहा कि ये जो अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये अलग अलग लड़ाई लड़ने वाले लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो हमारी पिटाई कर रहा है, हम उसका बंदोबस्त करने लायक हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे इकट्ठा होने से ही हमारे 90% समस्याओं का समाधान हो जा रहा है, केवल इकट्ठा होने से। तो वामसिक इस देश में जागृति कर रहा है और समाज को इकट्ठा होने की दिशा में लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि जब इस देश में बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार बनते ही उन लोगों ने जो सच बोलने वाले लोग थे, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर करना, उनको जेल में डालना, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई कराकर जो है जांच के मुकदमे बिठाना, यानी तमाम तरह की बंदिशें कर और संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। कि कोई भी सच बोलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अगर बताएगा तो लोग जागेंगे, और जागेंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, और उनकी व्यवस्था के लिए लड़ेंगे तो उनकी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। तो साथियों, लोकतंत्र में लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका राज होता है, उसकी व्यवस्था होती है। दुनिया में सिद्धांत लागू है, लेकिन भारत में सिद्धांत विफल हो गया। जिसकी संख्या ज्यादा है वो व्यवस्था से वंचित है, और जिसकी संख्या कम है वो इस देश को राज करता है। और आज हालात ये हो गए कि देश के अंदर चाहे वो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका और मीडिया है, अगर देखा जाए तो न्यायपालिका पर 99% बराबर समूची जाति को कब्जा हो गया। पिछले 70-75 साल में हमें ऐसा बताया कि हम आजाद हो गए, और कांग्रेस और गांधी के लोग कहते थे कि अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं, अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अंग्रेजों ने सारे जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, और हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, और ये विदेशी हैं, और अगर ये देश छोड़कर चले जाते हैं तो हक हिस्सा हमको सबको बराबर मिलेगा, और हम मान सम्मान संपन्न दर्जे मिलेंगे। लेकिन आपने क्या देखा, अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए, और जाने के बाद आज अंग्रेज नहीं है। लेकिन आज जो हालात पैदा हो गए कि अंग्रेजों के समय में भी लोग भूख से नहीं मरते थे, भूखमरी के शिकार नहीं होते थे, आज तक आजादी के 70-75 साल बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं। दो का भोजन नहीं उनके पास। 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल चावल और आलू खाकर अपना जीवन बसर करते हैं। आप सोच सकते हैं 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 6 रुपए से लेकर 20 रुपए है। आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग ढिढोरा पीटते हैं। भारत में लोकतंत्र लागू है, लोकतंत्र में कोई भी राजा बन सकता है, किसी को भी राजा बनने का अधिकार है। लेकिन देश में 83 करोड़ लोग जिनकी इनकम ही 6 रुपए से लेकर 20 रुपए है, तो 83 करोड़ लोग इस देश के लोकतंत्र के चुनाव में, जिसको पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि देश का
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, उस त्योहार में 83 करोड़ लोग अपना नामांकन भी नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जिस लोकतंत्र में 83 करोड़ लोग चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते, काहे का लोकतंत्र है? तो साथियों, भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है, न्यायपालिका पर उनका कब्जा है, कार्यपालिका पर उनका कब्जा है, विधायिका में कांग्रेस गठबंधन या बीजेपी गठबंधन। पिछले 70-75 साल से केंद्र में या तो कांग्रेस गठबंधन सरकार बनती है या बीजेपी गठबंधन सरकार बनती है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी हमारा सत्यानाश होता है, बीजेपी गठबंधन सरकार बनती है तो भी हमारा सत्यानाश होता है। पिछले 70-75 साल में दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारे समाज का सत्यानाश किया, अधिकार वंचित किया, जिसकी वजह से आज हमको यहाँ पर बैठकर विचार करना पड़ रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे समाज का भविष्य क्या होगा, हमारा अधिकार कैसे बचेगा, हमारा जल जमीन कैसे बचेगा। अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो पिछले 70 साल में केंद्र में रहने वाली सरकारें। हमारे लोगों ने सोचा चलो कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, चलो हम लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ेंगे, खुद व्यवस्था में जाएंगे और अपना जो हक अधिकार है संविधान में उसको लेंगे। क्या हुआ? हमारे लोगों ने पार्टियां बनाई और टिकट भी दी, चुनाव भी लड़े, और क्या हुआ? जब चुनाव आता है तो हमारे बीच लोग आए, बोले मैं आपकी जाति का हूँ, आपका समाज का हूँ, आपकी पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, आदिवासी लोगों की पार्टी है, शुद्र की पार्टी है, आप हमको वोट दीजिए। हम कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में हैं और कांग्रेस और बीजेपी को इस देश से व्यवस्था खत्म करेंगे। उन्होंने हमारा वोट लिया और वोट लेने के बाद क्या किया? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, केंद्र में सरकार बनाने की बात आई, तो हमारे जिन लोगों को हम अपना पार्टी बोलते हैं उन लोगों ने कहा अरे टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, केंद्र में सरकार बनाई। और यदि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनाने में हमारे लोग समर्थन देते हैं तो आपने हमसे कांग्रेस बीजेपी के विरोध में वोट लिया और हमारा वोट लेकर आपने कांग्रेस बीजेपी को समर्थन दिया, तो आपने हमारी लड़ाई लड़ी है, लड़ाई। तो देश में ऐसे हालात साथियों पैदा हो चुके हैं। इस तरीके से वर्तमान में विधायिका पर भी 100% कांग्रेस और बीजेपी के ब्राह्मणों का ही कब्जा है। इसके साथ साथ अभी व्हिप जारी करने का जो कानून उन्होंने लेकर आया, उसके तहत क्या है? सांसद और विधायक को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो कुछ भी बोलना चाहता है, अगर उसके पार्टी का राष्ट्रीय दल उसका पार्टी नहीं चाहती है, तो वो सांसद विधायक को बोल भी नहीं सकता विधानसभा में। तो आप सोच सकते हैं कि जब सांसद और विधायकों को उन्होंने गुलाम बना लिया तो हमारे यहाँ क्या होगा। इतना ही नहीं, अभी हमारे समाज के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी जब संसद भवन का अनावरण किया गया तो उनको बुलाया नहीं गया। आप सोच सकते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, सांसद विधायक को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमने एससी एसटी ओबीसी समाज के अंदर हिंदू नाम का जो बीमारी लगा दिया है वो उससे बाहर आने वाला नहीं है, और जब तक ये हिंदू बना रहेगा तब तक हम राज करते रहेंगे। तो उन्होंने हमारे समाज को कहा गर्व से कहो हिंदू है। एक तरफ हिंदू भी कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे मुंह पर पेशाब भी करते हैं। एक तरफ हिंदू भी कहते हैं और हमारा कोई बच्चा अगर गलती से मंदिर में जाकर पानी पी लिया तो उसको पीट पीट कर मार भी डालते हैं। एक तरफ हिंदू भी कहते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? उन्होंने कहा हिंदुओं का राम मंदिर बने। पूरे देश से एससी एसटी ओबीसी के लोगों से बड़े पैमाने पर चंदा लिया गया। और क्या हुआ? जब कोर्ट ने कहा ठीक है भाई मंदिर बनेगा, लेकिन इसका मालिक को चुन लो, क्योंकि मंदिर बनेगा तो पैसा आएगा, तो मालिक कौन होगा? जब मालिक चुनने की बात आई तो उन्होंने 21 ब्राह्मणों की लिस्ट बनाई और कोर्ट में पेश किया, ये इस मंदिर के मालिक बने। हमें आपको बताया गया ये हिंदुओं का मंदिर है, एससी एसटी ओबीसी को बताया गया हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन जब उसका मालिक बनाने की बात आई तो 21 ब्राह्मण सामने आ गए, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए एक ठेला भी नहीं उठाया, एक डंडा भी नहीं उठाया, एक झंडा भी नहीं उठाया, वो मालिक बनकर बैठे। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, इस देश के अंदर ये धोखेबाजी हो रही है, जिस तरीके से हमको हिंदू बनाकर हमारे साथ हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जबकि हम हिंदू नहीं है। संवैधानिक रूप से हम हिंदू नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हम हिंदू नहीं है, सामाजिक रूप से हम हिंदू नहीं है, किसी भी प्रकार से हम हिंदू नहीं है। इस बात को जब तक हम और हमारे समाज के लोग नहीं समझेंगे तब तक इनके झांसे से बाहर नहीं आ सकते। अंतिम बात साथियों कहना चाहता हूँ, किस देश के अंदर हमको भारत के संविधान में मनुस्मृति में जिन जिन अधिकारों से हमको वंचित किया गया था, हमारे महापुरुषों के आंदोलन की वजह से, ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया, फातिमा शेख ने आंदोलन चलाया, सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन चलाया, सिद्धू कानू ने आंदोलन चलाया, बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, और इन सभी महापुरुषों के, इन बहुजन महापुरुषों के आंदोलन परिणाम स्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला।
तो जिन अधिकारों से हमको मनुस्मृति में वंचित किया गया था वो सारे अधिकार उन्होंने संविधान में दिए। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ना लिखना मौलिक अधिकार होगा। हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, कानूनन संविधान में व्यवस्था दी गई, अगर कोई भी किसी प्रकार की रोजी रोजगार करना चाहता है तो वो संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। हमको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, कानूनन संविधान में व्यवस्था दी गई, अगर कोई भी अपने जान माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहता है उसको शस्त्र रखने का अधिकार होगा। यानी जो अधिकारों से हमको मनुस्मृति में वंचित किया गया था वो सारे अधिकार भारतीय संविधान में बहाल किए गए। और उनको मालूम था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान दे रहा है, अगर इस संविधान की ताकत अगर देश के ये जो मूल निवासी लोग हैं, एससी ओबीसी के लोग हैं, अगर इनके अंदर जागृति आई, अगर उस ताकत को समझ गए तो आने वाले समय में इस देश में हमारी व्यवस्था नहीं होगी, इनका हुक्म और इनके शासक बन जाएगा। इसलिए साथियों वो व्यवस्था जमीन पर आए उससे पहले ही इन्होंने एक एक करके उसको खत्म करने का काम किया। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, स्कूल गए, एडमिशन हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी में चले गए, सैलरी आने लगी और क्या किया, केवल अपने जीवन जीना शुरू कर दिया। तो उसका परिणाम क्या रहा कि आज मिड डे मील लागू हो गया, कोई भी बच्चा 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। यानी जिस स्कूल से मास्टर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनकर जाते थे, अब उन स्कूलों से ये डॉक्टर मास्टर इंजीनियर निकलने वाले नहीं है। यानी हमारे समाज से मास्टर डॉक्टर इंजीनियर निकलना बंद था। हमारे लोगों को अधिकार मिला संपत्ति रखने का, तो जब उनको जिनको 1 रुपए का भी सैलरी नहीं था, लाखों की सैलरी आई, हमारे महापुरुषों ने कहा ज्यादा नहीं, केवल 5%, 100 रुपए में केवल 5 रुपया, 95 रुपया अपने परिवार के लिए लगाओ, खुद के लिए लगाओ, उसमें से केवल 5 रुपया समाज के लिए निकाल दो। समाज को दे देना, कौन समाज को? जो सामाजिक आंदोलन चल रहा हो हमारे समाज के। तो हमारे ने क्या किया, उसको भी देने से मना किया। हालात क्या हो गए कि जितनी सरकारी नौकरियां अगर लोग मोटी मोटी सैलरी उठाया करते थे, उन्होंने व्यवस्था लाई, कहा इनके ऊपर जिनके तन पर हड्डी पे मांस भी नहीं था, ये ज्यादा मोटी चमड़ी हो गई है, जिसकी वजह से अपने सभी अधिकारों की बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने व्यवस्था लगाई कि कोई जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं सबको प्राइवेट करें। प्राइवेट करने की वजह से क्या होगा, जो लोग आज नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, आज उनके बच्चे डिग्री आने के रोड पे घूम रहे हैं। जो लोग नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, आज उनके बच्चे अवसादग्रस्त होकर, अवसर नहीं मिल रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। ये हालात पैदा हो गए। तो साथियों, जो बात हमारे महापुरुषों ने कही कि आपके पास जो भी बुद्धि पैसा समय हुनर आया है, ये महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत आया है। हमें जो रिजर्वेशन मिला वो किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं मिला, बल्कि पूरे समाज की गिनती हुई। समाज की गिनती हुई तो परसेंटेज बना कि 80 का आदमी है तो उसको 15% मिलेगा। शुरू ट्राइब का है 7.5% मिलेगा। हो सकता है अगर 15 की जगह 5 होता तो जो लोग आज नौकरी में है वो भी कहीं जंगल में रह रहे थे, भेड़ बकरी चला रहे थे। जिनकी संख्या 7.5% है, जो 7% कम मिली, अगर वो 0.5% होता तो जो वर्तमान में व्यवस्था में है वो भी कहीं जो है जो काम आज लोग गाँव में कर रहे वही कर रहे होते। तो साथियों, ये जो अधिकार हमें मिला हुआ संविधान में, वो संविधान की ताकत को हम लोगों ने नहीं समझा, समाज की ताकत को नहीं समझा, जिसके वजह से मिले हुए अधिकार हमारे समाप्त हो रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि अगर उसको बचाना चाहते हैं तो लोगों ने हमारी शिक्षा खत्म कर दी, हमारा नौकरियां खत्म कर दी। अभी ऐसे कानून बना दिए कि हम कोई खाने पीने की वस्तु भी नहीं बेच सकते। हमारे जो खेत खलियान है उसको सीएस के माध्यम से ऑन द पेपर बेच चुके हैं विदेशी कंपनी को। आज नहीं तो कल वो खाली कराने का काम करेंगे। हमारे पास कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और ऐसे ऐसे कृषि कानून बना दिए गए हैं कि अब हमारे पास सिवाय हमारे किसानों को आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे किसान भी लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जो गोलियां चलाई जा रही है, गोले फेंके जा रहे हैं। क्यों फेंके जा रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, अब उसको लोगों का भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि पहले भय होता है। अगर 200, 400, 500 लोग अपनी कोई लड़ाई लेकर सड़कों पर उतर जाते थे तो सरकार सोचती थी, अरे ये 500 वोट अगर हमारा उस विधानसभा से उस लोकसभा से स्लिप कर गया तो मैं 550 वोटों से जीता हूँ, 500 स्लिप कर जाएगा तो मैं अगली लोकसभा में नहीं आ पाऊंगा। तो डर होता था, भय होता था। तो क्या करते थे, वो हमारी बातें सुनते थे। अभी उनको भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? आप किसी को भी वोट दो, आप किसी को भी वोट दो, वो मशीन से अपना वोट निकालेगा। इसलिए उनको भय नहीं है। यानी हमारी शिक्षा खत्म हो गई, हमारा रोजगार खत्म हो गया, हमारे खेत खलिहान जमीनें हमारे हाथों से चली गई। केवल आपको लग रहा है कि हम जिन जमीनों पर वो हमारा है आएगा,
जैसे विदेशी कंपनियां आकर जब खाली कराना शुरू करेंगी तो हमारे पास न कोई संगठन है न कोई ताकत है, क्या करेंगे? अगर लड़ाई लड़ेंगे लाठी और गोली मिलेगा, मिल रहा है। तो इस तरीके से वो भी खत्म। अब हमारे पास जो अंतिम हथियार बचा हुआ था वो था वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार जो है, इससे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, ये विधानसभा लोकसभा में जाएगा तो हमारी आवाज जाएगा। तो क्या हुआ? अभी ईवीएम मशीन आने की वजह से वो वोट का अधिकार समाप्त हो गया और सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने देखा किस तरीके से जेल में डाल दिया। तो वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मतलब अब की बार 400 पार का मतलब क्या है? अगर उनको 400 सीटें मिल जाती है, लाते हैं, तो फिर क्या होगा? वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं 2025 में। उसके लिए पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा वातावरण निर्माण कर रहे हैं। जैसे हिंदू का मंदिर बनेगा तो पूरा वातावरण तैयार किया, उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू मंदिर के नाम पर ब्राह्मणों का मंदिर बनाया। अभी जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणों की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, ब्राह्मण ही उस व्यवस्था में सुपर होगा ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ताकि एससी को समर्थन मिले। कुछ लोग जागृत हो गए। अभी चुनाव लोकसभा का चल रहा है, जहां चुनाव चल रहे हैं तो वहां लोग बीजेपी लोग प्रचार करने जा रहे हैं तो लोगों को उल्टा पिटाई कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने इतने सालों में क्या किया, हमारे लिए रोजी रोटी का कोई असर नहीं छोड़ा, हमारे घर के लोगों को निकम्मा बना रहे हो, ये 5 किलो राशन पकाकर खड़ा कर दिया, कल तुमने अगर राशन बंद कर दिया तो क्या होगा? हमारे करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। जब सवाल कर रहे हैं तो भाग रहे हैं, तो लोग विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? अब की बात 400 पार। तो मैं कहना चाहता हूं साथी, ये जो अकड़ है ये अकड़ ईवीएम की वजह से है और जब तक ईवीएम रहेगा इनकी अकड़ बनी रहेगी। जिस दिन ईवीएम खत्म होगा उनकी अकड़ समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को जगाना होगा और इस चुनाव में जैसा कि मोहम्मद निशान साहब ने घोषित किया कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ तो उससे हमारे वोट के अधिकार का वायलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, तो ये गैर संवैधानिक है। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम पूरे देश में 15 लाख बूथों पर ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। अगर उसके लिए हमें जेल में जाना पड़े तो जाएंगे। गांधी जी जेल जाते जाते उन्होंने महान हो गए और आजादी हासिल की, तो हम लोग भी जेल जाएंगे और आजादी लेकर आएंगे। तो साथियों, इस्लाम साहब ने जैसे घोषणा किया, आपने देखा कि जो चुनाव अधिकारी था उसने इस्तीफा दे दिया, आनंद खानों में दूसरा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव की घोषणा की और वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी भी तैयारी चल रही है, हम लोग की भी तैयारी चल रही है। तो भारत मुक्ति मोर्चा ईवीएम फोड़ो बूथ कमेटी, अभी हम लोग सारे बूथों पर हम लोग को बूथ कमेटियां बनाना होगा और बूथ कमेटी बनाने के बाद अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो जैसे ही मोहम्मद इस्लाम साहब का निर्देश होगा हम लोग उस ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। किस ईवीएम को? जिस ईवीएम से हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ने वाला है, जिस ईवीएम से हमारे बहुजन महापुरुषों के सपनों का जो भारत है वो खत्म होने वाला है, जिस ईवीएम से हमें मान सम्मान से और से जीने का अवसर समाप्त होने वाला है, जिस ईवीएम से हमारी आजादी छीने जाने वाली है, तो उस आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ईवीएम तोड़ना भी पड़ा तो हम तोड़ने का काम करेंगे। अगर 15 लाख लोगों को भी अगर जेल में जाना पड़े ईवीएम तोड़ने की वजह से, अगर 15 लाख लोगों को जेल में जाने से ईवीएम बंद हो जाता है और हमारा लोकतंत्र और संविधान बचता है, तो कम से कम बाकी लोगों के साथ में मान सम्मान से जीने का आजादी का अवसर प्राप्त होगा। तो साथियों, ये तैयारी हम लोग करनी पड़ेगी। और अंत में एक बात कहते हुए कि संगठन ने पिछले 45 सालों से देश में तैयारी की और 6 अक्टूबर को पहला प्रोटेस्ट जो है नागपुर में किया। क्योंकि जो आरएसएस जो कहती है कि हम समाज का सेवा कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं, वो आरएसएस इस देश में आतंकवादी घटनाएं चला रही है, आतंकवादी गतिविधि काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। आपने देखा अजमेर में जो बमब्लास्ट हुआ उसमें 2 आरएसएस के प्रचारक ने भी उम्र कैद की सजा काट ली। ऐसे बहुत सारे सबूत है। और जो डीआईजी मुस्लिम साहब है उन्होंने लिखा कि इस देश में आरएसएस जो है आतंकवादी गतिविधियां कर रही है। तो साथियों, ये जो आतंकवादी संगठन है उसके विरोध में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 4.5 लाख लोग पूरे देश इकट्ठा हुए, 8,000 पुलिस पोस्ट रोकने के लिए लगाई गई थी, फिर भी वो रोक नहीं पाए। हमारा आंदोलन सफल हुआ और उस दिन से मोहन भागवत की भाषा बदल गई। उसके बाद से 6 अक्टूबर के बाद से मोहन भागवत ने बोलना शुरू किया, हम आदिवासी के वंशज हैं, हमारा डीएनए मुसलमानों का डीएनए एक है, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, अभी ये गाता फिर रहा है प्रदेश में।
साथियों, परशुराम साहब कहते हैं कि ब्राह्मण जब बोलता है तो खतरनाक होता है, और ब्राह्मण जब सच बोलता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो उनके हमको बगावे में नहीं आना है, लेकिन इस बात को समझना है कि मोहन भागवत की जो हालत बदली हो रही है वो इसलिए हो रही है, उसको मालूम है कि अगर इस देश में अगर हमें कोई रोक सकता है तो केवल भाग से भी हो सकता है। इसलिए मोहन भागवत ने अपने मीटिंग में कहा, वाम से के ऊपर नजर रखो। क्यों नजर रखने के लिए कहा? उसको मालूम है ब्राह्मण तो इसको जान नहीं सकता, तो नजर ही रख सकता है, तो उससे नजर रखने की बात की। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो हालात परिस्थितियां देश में पैदा हुई है, आने वाले समय में इस देश में एक बड़ी लड़ाई होगी, एक बड़ा संघर्ष होगा। और यह संघर्ष कोई झारखंड के लेवल पर नहीं होगा, यह संघर्ष कोई कर्नाटक के लेवल पर नहीं होगा, यह संघर्ष राष्ट्रव्यापी होगा। क्यों संघर्ष होगा? कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो केवल झारखंड में नहीं हो रहा है, केवल रांची में नहीं हो रहा है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, केवल गुजरात में नहीं हो रहा है, केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, केवल कर्नाटक में नहीं हो रहा है, बल्कि यह समस्या पूरे देश में है। यह समस्या पूरे देश में है। हमें केवल समाज में जाना है, जगाना है और उनको जोड़ना है, और राष्ट्रव्यापी लेवल की ताकत निर्माण करनी होगी। क्योंकि समस्या पैदा करने वाले लोगों ने अगर राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया है तो उसका मुकाबला करने के लिए भी राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना होगा। तो साथियों, उसकी तैयारी हम लोग इस देश में कर रहे हैं। वो राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए ऐसे इकबाल साहब इस उम्र में भी रिटायर्ड होने के बावजूद भी हर राज्य में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। रात को 2-2 बजे रात तक केवल 1 रोटी 1.5 रोटी खाकर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि अगर ऐसे इकबाल साहब इस उम्र में भी चल सकते हैं तो हम लोग की उम्र तो उससे अच्छी है। हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा समय लगा सकते हैं। ये लगाने का हम लोग करेंगे। और इस देश के अंदर जो इस देश के रहने वाले लोग नहीं है, जो विदेशी है, अंग्रेज भी विदेशी थे, ये भी विदेशी है। अंग्रेज भी हमारे साथ जुल्म अत्याचार कर रहे थे, ये भी उससे ज्यादा खतरनाक जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें हमारे साथ जुल्म अत्याचार कर रहे थे, सारी व्यवस्था पर कब्जा कर रहे थे, हमारे मान सम्मान समय से जीने नहीं दे रहे थे। तो भारत के ब्राह्मण भी विदेशी है, ब्राह्मण भी जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। तो अगर ये अपने आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इस देश से एक साथ पूरे देश में एक ही समय में ब्राह्मणों भारत छोड़ो ऐसा भी आंदोलन चला सकते हैं। हम चलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम केवल इतना ही चाहते हैं कि भारत के संविधान में जो हिस्सेदारी सबको मिली हुई है, संख्या के अनुपात को हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे न्यायपालिका में, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में मिलना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण देना नहीं चाहते हैं। ब्राह्मण इस देश में ईवीएम से चुनाव करवाकर हमारे सारे अधिकार और आजादी खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में ब्राह्मणों भारत छोड़ो ऐसा भी आंदोलन करने के दिवस हो सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए हम लोग को इस देश को जारी करनी होगी, अपनी आजादी हासिल करने के लिए हम लोग को जारी करनी होगी, और हम लोग करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जोहार, जय बोलो।